हेलो जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार अपना स्टडी केयर में। दोस्तों, आज हमारा 60 दिन 60 मैराथन जो क्लास 10th का क्लास चल रहा है उसका आज दूसरा क्लास है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 1.2 हमारे अगले क्लास में हो गया था और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया रहेगा, जो आप अगले वीडियो में देख पाए होंगे कि वीडियो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन नीचे आप बोर्ड पर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और अच्छी तरह से उसके समझकर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लगातार आज दूसरा क्लास है हमारा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1.2 प्रश्नावली 1.2 है और पूरा हमारा एनसीईआरटी से ही चल रहा है। आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि हमारा क्लास जो है एनसीईआरटी से ही चल रहा है। तो आप लोग सही ढंग से एनसीईआरटी आप लोग किताब ले लिए होंगे, हमें विश्वास है। अगर और जी हाँ दोस्तों, बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मतलब क्लास 10th के बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे और हमें बहुत खुशी हो रहा है। अगर और बच्चे जुड़ेंगे तो शायद और खुशी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, जो भी 10th का स्टूडेंट है उनके पास शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सब 5 क्वेश्चन है। पहला में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। वो आपको कैसे व्यक्त करना है हम बताते हैं। आप लोग अगर पढ़े भी होंगे तो कोई बात नहीं, और डिटेल से आप समझिए और डिटेल से बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है इसी से आता है, एनसीईआरटी किताब से ही क्वेश्चन आता है दोस्त। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी से अभी पढ़ें, क्योंकि अब आप लोग का समय बहुत कम है और बहुत कम ही समय में अब एक क्रैश कोर्स के रूप में जो हम चालू किए हैं, इसको अगर सही ढंग से अगर पूरा पढ़ लेते हैं 60 दिन, तो 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है मैथ में। और जिस दिन 100 में 100 आ गया तो आपका नाम होगा, तो होगा ही। अगर आपके ऊपर थोड़ा सा अगर हमारा रहम होगा तो आप हमारा नाम भी जरूर लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिएगा तो जरूर आएगा दोस्त। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लेंगे और क्या निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और ये हमारा किस चीज में चल रहा था, भाग एल्गोरिथम में चल रहा था। अब अगला क्लास कॉन्सेप्ट हुआ था, उसमें आप लोग समझेंगे और सब भी में कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो 140 का कह रहा है कुछ कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने आ जाएगा तो समझिए क्वेश्चन बनाने आ गया। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, देखिए कैसे निकालते हैं बताते हैं। यह है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2, एलसीएम के जैसा ही निकलता है, सिर्फ उसको सजाने आपको आना चाहिए। तो देखिए 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 70, फिर 2 से निकालेंगे तो 35, फिर यहाँ पर निकालेंगे तो 5 से, तो 5 7 35। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड को लिखना कैसे है, तो गुणनफल के रूप में लिखना है। पहले ही बता दिया गया क्वेश्चन में कि गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। अब इसका जो आंसर होगा आप ऐसे भी लिखेंगे तो शायद सही है, लेकिन इसका जो विस्तृत एक रूप होता है, जो आंसर का विस्तृत रूप है वो होता है कैसे कि 2 दूबर है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 2 × 2 × 2 रहता है 3 बार तो 2 के पावर 3, 4 बार रहता है 2 × 2 × 2 4 बार तो 2 के पावर 4। इसी प्रकार यहाँ पर 2 × 2 कितना बार है, तो 2 बार है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 × 5 × 7। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो कितना आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन सारा आसान होता है दोस्तों, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो आप इसको समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। और इसी प्रकार इसमें 4 और क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 और क्वेश्चन का आप सोल्यूशन सही ढंग से बनाएंगे तो शायद बन जाएगा, अगर वीडियो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें 5 सेम जो पांचों है ऐसे ही बनेगा, तो आप लोग बनाएंगे उसको। और जो नहीं बनता है दोस्त, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी अच्छा लगेगा हमको, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा सभी लोग और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ।
देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, उसके बाद सोल्यूशन हम देंगे सही ढंग से। कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कह रहा है कि एलसीएम गुने एचसीएफ। और ये हमारा सूत्र भी होता है दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये सूत्र है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आपको क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है, इससे बताते हैं कि कैसे आ सकता है। एग्जाम में आया है भी, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, तो कैसे आ सकता है। जैसे यहाँ पर दे देगा कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला निकालिए जिसमें दो संख्या दिया हुआ है, तो आपको दे देगा एचसीएफ का फॉर्मूला लिख देगा यहाँ पर कि संख्याओं का गुणनफल गुने एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल गुने एलसीएम, या फिर लिख देगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। वैसे भी कई प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा समझ लेंगे अगर फॉर्मूला को कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर। और वो आगे इसी चैप्टर में आपको क्वेश्चन सोल्यूशन है कि आपको बताना है सिद्ध करके कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कैसे होता है, तो वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब वीडियो को सही से देखिएगा, सही से समझिएगा आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन को बनाइएगा। तो ये वाला आप लोग समझ गए यहाँ तक। अब देखिए चलते हैं, फिर से बताते हैं इसका क्वेश्चन सोल्यूशन। ये आप लोग नोट कर लिए? नोट कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 29 और यहाँ पर 26 और 91 दिया हुआ है, 26 और 91। अब इसका कह रहा था क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या ये दिया हुआ है, एक संख्या ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो दो संख्या है उसका गुणनफल और ये दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ के गुणनफल बराबर होते हैं, ये हमको जांचने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो देखिए हम बताते हैं कि कैसे होता है। तो एलसीएम सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना हमें जरूरी है, एचसीएफ निकालना जरूरी है, और दो संख्या तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो बस वही सूत्र में हमको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं कैसे, एचसीएफ निकालते हैं कैसे, वो आप लोग सही ढंग से समझिए, कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, जो कि पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड के रूप में था, और अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम आपको बता दिए कि अभाज्य गुणनखंड वैसे निकाला जाता है। तो इसी प्रकार इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या होगा 2 से तो 13 दूनी 26, अब नहीं लाएगा। इसी प्रकार 91 का भी निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 7 से लाएगा तो 13 7 91, ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड दोनों का। अब इस प्रकार मतलब कि देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन ही आता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझिएगा। अगर इस रूप में अगर आप बना के आते हैं तो 2 नंबर में 2 नंबर आपको कंफर्म मिल जाएगा पूरा। अगर ये सब अगर छोड़ देते हैं सोल्यूशन में, ये सब छोड़ दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये सब अगर साइड में जगह है तो आप बना देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एग्जामिनर को भी, जांचने वालों को बस वही चाहिए कि वो लड़का जो मतलब लड़का के अंदर टैलेंट कैसा है, वो टैलेंट देखता है कि उसको बनाने का, लिखने का जो एक रुतबा है, मतलब जो उसका कैपेसिटी है वो कैसा है। तो आप लोग कैपेसिटी को दिखाएंगे वहाँ, और अच्छे ढंग से अगर बनाएंगे तो उसको नंबर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। तो आप अपने खुद से गलती ना कीजिए कि अगला आदमी को सोचना पड़े, तो सही ढंग से बनाएंगे तो नंबर मिलेगा ही। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब लिखना कैसे है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुने 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 7 गुने 13। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ से हमको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो हम बताते हैं। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले एचसीएफ के बारे में समझेंगे आप लोग। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ के लिए इसको में दोनों में देखा जाता है, एक में नहीं दोनों में देखना है हमको कि दोनों में जो मिल रहा है, मतलब दोनों में जो मिल रहा है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या बताएं, फिर से समझिए एक बार कि ये जो एक दिया हुआ 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों में जो मिल रहा है संख्या वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ पहले समझिए, एलसीएम बताते हैं बाद में हम अच्छे ढंग से बताते हैं उसको भी। एचसीएफ दोनों में जो मिल रहा है वो हमारा एचसीएफ होता है।
तो मिल रहा है कौन है दोनों में, देखिए तो क्या 13 दोनों में है, 2 पहले देखिए 2 दोनों में है, नहीं है तो छोड़ देंगे, 7 दोनों में है, नहीं है छोड़ देंगे, 13 दोनों में है, 13 है दोनों में, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो हमारा 13 आंसर हो जाएगा। पहले देखिए आंसर यहाँ पर नहीं निकालना है, लेकिन हम HCF के बारे में बता रहे हैं, तो HCF हमारा हो जाएगा क्या, तो 13। और देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे आप। एलसीएम उससे को कहते हैं, HCF तो दोनों में जो मिला वो एलसीएम HCF हो गया। अब एलसीएम मतलब कि जो अलग अलग रूप में है और जो दोनों में मिल रहा है उसको मैं सिर्फ एक को लेना है, जो अलग अलग है उसको लेना है और जो दोनों में मिल रहा है उसको सिर्फ एक को लेना है। यानी कि 13 13 2 को मिल रहा है तो 2 को 13 नहीं लेना है, 13 13 मिल रहा है तो एक को 13 का लेना है। अगर अगली बार भी 13 13 13 रहता तो उसको भी एक बार और लेते हैं, लेकिन जो मिल रहा है उसको एक ही बार लेना है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए तो इसको में 2 अकेले है तो 2 ले लेंगे, 7 अकेले है 7 ले लेंगे। अब 13 में 13 2 को है तो उसको में एगो लेना है, क्या बताएं कि एगो लेना है। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 13 91 और 91 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 91 दूनी 198 शायद 192, 2 कम 2 और 9 दूनी 18, 182, तो हमारा आ गया कितना 182। अब आप लोग यहाँ पर कंफर्म हो जाइए कि आपको ये दोनों समझ में आया कि नहीं। ये दोनों समझ में आ गया होगा तो पूरा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, और कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ यही आपको जानना है। पहला जानना है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और दूसरा निकालना है कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो HCF निकालते हैं, जो दोनों में मिल रहा हो वो होता है हमारा आंसर HCF, और जो दोनों में अलग अलग हो और जो मिल रहा है उसका एक को सिर्फ लेना है, वही हमारा जो गुना करेंगे वो हमारा LCM आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर हम चलते हैं कि क्वेश्चन कह रहा था क्या, क्या रहा था इसमें कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर देखिए लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कह रहा है कि LCM गुने HCF। अब जैसे जैसे ही कह रहा है वैसे वैसे बैठाएंगे, अगर बराबर यहाँ पर अगर दोनों नहीं आया तो ये सॉल्यूशन गलत है, एकदम गलत है। जांचने का सबसे बड़ा यही रूप होता है इसका, कि अगर ये दोनों बैठाएंगे जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो मानेंगे कि हमारा सॉल्यूशन ही गलत है। तो अब देखिए कैसे करते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या कौन कौन था, 91 और 26, यही ना था। तो 26 गुने 91 2 संख्याओं का गुणनफल लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए। अब LCM कितना आया हमारा 182, और HCF कितना आया हमारा, तो गुने 13। अब देखते हैं इसको इसको गुना करके और इसको इसको गुना करके, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है, और ये हमारा जांच हो गया कि इस तरह के रूप में ये फार्मूला भी सही है। हम कैसे मान लें अभी कि फार्मूला सही है, जब हम बैठाएंगे इस रूप में अगर बराबर आ जाता है तो मान लेंगे कि वो फार्मूला हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पर गुना करके देखते हैं, तो 26 में 91 से यहाँ पर कर देते हैं तो कितना होगा 6 9 6 54, यहाँ पर 2 और 9 दूने 18, तो कितना हो गया 6 6 3 और 2 23 66। यहाँ पर आ गया कितना हमारा 23 66 आ गया बराबर। अब इसको तो हमारा हो गया। अब देखिए करते हैं किसको, इसको कि 182 में 13 से, 182 में 13 से गुना करते हैं, तो 3 दूने 6 38 24 के 4 हाथ में 2 3 और 2 5, और ये कितना हो गया 182, एक में गुना करेंगे तो 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 2 आ गया। देखिए तो 23 66 आ गया। तो हमको यही जांचना था कि दोनों बराबर आ गया तो हमारा सोल्यूशन सही है, तब हम मान सकते हैं कि अब हमारा सोल्यूशन 100% सही है। तो देखिए हो गया हमारा LCM LHS और RHS, LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस यही करना था इसको में कि ये दोनों के बराबर करना था, तो हमारा अब पता लग गया कि सॉल्यूशन हमारा सही है, क्योंकि ये जब बराबर नहीं आता तो सॉल्यूशन गलत हो जाता, इसलिए बराबर आ गया। अब हमारा सॉल्यूशन 100% सही है। तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, और इसी प्रकार इसमें और 2 क्वेश्चन और है, 2 और 3, उसको आप सही ढंग से बनाएंगे, और सही ढंग से बनाएंगे तो हमें विश्वास है कि उसका आंसर सही आएगा। अगर नहीं बनता है दोस्त तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कीजिएगा,
ताकि हम आपको सॉल्यूशन दे सकें। लेकिन हमें विश्वास है कि प्रॉब्लम होगा नहीं, अगर क्वेश्चन सही ढंग से आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे तो दिक्कत होगा नहीं आपको। तो ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा का क्वेश्चन जो है आपको ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा, ऊपर में दिया हुआ क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए अभी भी क्वेश्चन हम बताए ना कि पूरा जो प्रश्नावली है वो वही है कि HCF और LCM निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और दोनों को प्रूव करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बस जैसे उसमें निकाल के हम बताएं पहले कि HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, उसी प्रकार है इसमें भी। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, तीसरा के एक कि 12, 15 और कितना है 12, 15 और 21, इसका हमारा निकालना है HCF और LCM। तो HCF और LCM निकालना हम तो अभी बताएं कैसे कि सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद उसमें जो मिलता है वो होता है हमारा HCF, और जो नहीं मिलता है और जो मिलता है उसमें एक को गुना करने पर हमारा निकल जाता है LCM। तो देखिए उसको ही बता देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 के पहले लिखेंगे, 12 का आप लोग तो निकालने आता होगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, तो 2 गुने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकाल के ज़्यादा अच्छा रहेगा बताएंगे, तो 2 से 6, 2 से 3, तो देखिए 2 गुने 3, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर 15 के, तो 15 के किसे निकालेंगे, 3 से, 3 पचे 15, यानी कि 3 गुने 5, ठीक है। और इसी प्रकार निकालेंगे 21 के, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 गुने 3 या 3 गुने 7, यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुने 7, यहाँ पर देख लीजिए निकाल ही देते हैं, 3 से 3 7 21। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि सभी को अभाज्य गुणनखंड सिर्फ अभी किए हैं। अब HCF और LCM निकालना बताएंगे। तो 3 गो, पहले तो 2 गो था दिया हुआ कि 2 गो में कैसे होगा, अब 3 गो है तो 3 गो में कैसे होगा, आप वो भी देख लीजिए कि 3 गो में कैसे होगा। तो देखिए तो यहाँ पर क्या बताए थे, सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होता है, तो जो तीनों में मिले, हम क्या बताएं, जो तीनों में मिले या दोनों में मिले या चारों में मिले, जितना दिया हुआ होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, मतलब जितनी संख्या दिया होगा उस सभी में अगर अभाज्य गुणनखंड में अगर मिल रहा है तो हमारा HCF होगा। तो ये तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए तो 1 3 इसमें, 3 इसमें है, तो हमारा कह देंगे कि HCF 3 हमारा आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट है इसका कि जो तीनों में मिल जाए वो हमारा HCF होगा। और LCM क्या होगा हमारा, LCM क्या होगा, जो अलग अलग हो। तो अलग अलग देखिए तो क्या है, एक 2 है, इसमें भी 2 अलग अलग है, यानी 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो 2 गुने 2 अलग अलग है, हमको ले लिए, क्योंकि 2 इसमें एक है लेकिन इस सब में नहीं है, इसी वजह से ले रहे हैं। तो 2 गुने 2 अलग है, एक 5 अलग है, और एक क्या है 7 अलग है, और जो तीनों में मिल रहा है उसमें सिर्फ एक लेना है, तो क्या है, तो 3 लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया 420, ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी आसान क्वेश्चन है। अगर समझ सभी जो ये प्रश्न वाले उसमें यही निकालना है, बस HCF LCM अभाज्य गुणनखंड, बार बार आपको यही बताया जा रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लेंगे। और इसमें क्वेश्चन है आप उसको बनाएंगे, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन देंगे तो आप क्या बनाइएगा, फिर आप बस वीडियो देखिएगा छोड़ दीजिएगा, तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा दोस्त। जितना रिवीजन होगा फायदा आपको उतना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देखते ही आपको जब कि वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, और आप बना दीजिएगा सही ढंग से। तो इसको नोट कर लीजिए, और 2 क्वेश्चन है और उसको बनाइएगा आप, सब आपको होमवर्क के रूप में है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि देखिए उसी प्रकार संख्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है हमारा। HCF क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 306 और 657 बराबर दिया हुआ है 9, और यहाँ पर दे दिया हुआ है क्या, LCM दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है, वो कह रहा है कि LCM हमको निकालना है, और संख्या तो दिया हुआ ही है 306 और 657, और कह रहा है कि जो इसका LCM होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर नंबर नहीं सोचे, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है।
तो आपको इक्वेशन को सबसे पहले समझना है। कन्फ्यूजन आपको इसी में, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सोल्यूशन आपको से होगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले यही आपको ध्यान देना है कि HCF दिया हुआ है कितना 9, ये दोनों संख्या है हमारा, ये दोनों से आपको इसको से कोई लेना देना है नहीं, ये दोनों संख्या दे दिया हुआ है और ये दोनों संख्या का जो HCF है वो 9 है और यही दोनों संख्या यहाँ भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका LCM क्या होगा। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? कह रहा है ये दोनों संख्या दिया हुआ है और इसका HCF जो है 9 है और ये जो संख्या है इसका LCM पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको सबसे पहले सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो सूत्र हम आपको आगे बताएं। क्या बताएं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, यही है इसका सूत्र है। अगर ये सूत्र आपको सही ढंग से अगर याद है तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। तो देखिए जो जो इसमें दिया हुआ है हम बैठा देते हैं, बाकी गुना करके भी बता देंगे आपको सोल्यूशन सही आता है या गलत। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या, एक संख्या ही एक संख्या ही है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुने 557, सॉरी यहाँ पर 657 है। अब बराबर LCM, तो LCM हमको क्या है निकालना है, ये तो दिया हुआ नहीं है, वही ना निकालना है, तो LCM को हम 1 से मान लेते हैं और एक गुना है तो गुना, अब HCF को कितना दिया हुआ है हमको तो 9। अब देखिए तो LCM में 9 है यहाँ पर, तो x का मान हमको निकालना है। तो देखिए तो x बराबर ये दोनों का गुना है तो 306 गुने 657 और बाटा में 9, ये भाग गुना में था भागा में आ गया 9। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको काटना है तो अगर काटेगा तो काट देते हैं, 9 से 3 से काटते हैं तो 3 3 9 और 3 से 3 एकम 3 102 और फिर 3 से काटते हैं, यहाँ पर कट जाएगा तो सही होगा। यहाँ पर इसको देखते हैं काट के, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 9 27, यानी आ गया हमको इतना, यानी x बराबर 102 गुने 219। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं तो 219 में 102 से गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18 काट हाथ में 1, 2 एकम 2 3, 2 दूना 4, क्योंकि हमारा 0 और यहाँ पर करेंगे तो 291 219, अब करेंगे तो 8 3 9 4 13 3 हाथ में 1 2, यानी कि 22। x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 22 33 8, यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना आसान, सारा क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ था, दो संख्या दिया हुआ था और उसका HCF जो है 9 दिया हुआ था और उसमें कह रहा था कि LCM कितना होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है क्या, तो LCM गुने HCF, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या दिया हुआ है तो उसको गुना कर दिए और LCM हमको निकालना था तो उसको 1 से मान लिए और HCF हमारा दिया हुआ था कितना 9, तो उसको 9 रख दिए। बाकी आपको कैलकुलेशन तो आता होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट था वो ये है। हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो कॉन्सेप्ट ही आपको समझना है, बस कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ है नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 में क्या करा कि जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये आपको बताया जा रहा है कि क्या जांच करना है कि 6 के पावर n जो है वो किसी भी प्रकृत संख्या के लिए। सबसे पहले आपको संख्या के बारे में बताया गया है पहला क्लास में कि संख्या क्या होता है। तो प्रकृत संख्या क्या होता है कि गिनती को संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं, यही बताया गया है ना। तो गिनती को संख्या यानी 1 2 3 4 5 ये सब हमारा प्रकृत संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि प्रकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट यानी हमारा प्रकृत संख्या है। और अब कह रहा है क्या कि 6 के पावर n के रूप में क्या 6 के पावर n के लिए 0 होगा, ये आपको कह रहा है। जहाँ n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या है, तो इसके लिए 0 कहाँ मैंने कहीं पे होगा ये आपको जांचना है। तो जब भी हमारा 0 आना, जब मतलब दे दे कि किसी के पावर n बराबर प्रकृत संख्या आवे तो हमारा 5 से कटना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अगर 5 से कटेगा कोई भी अंक 5 से अगर कट जाए, अगर 6 के पावर 1 रखेंगे, 6 के पावर 2 रखेंगे, 6 के पावर 3 रखेंगे, 6 के पावर 4 रखेंगे, मतलब कितनों भी अंक रखें, अगर कोई भी अंक 5 से कट जाएगा तो कहेंगे कि वो 0 से समाप्त होगा, अगर नहीं कटेगा तो वो 0 से समाप्त नहीं होगा। कॉन्सेप्ट यही है, इसको समझ में आया आपको।
क्या समझ, एक और समझिए सही ढंग से कि प्रकृत संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि 6 के पावर n जो है वो कहीं पर मतलब कि जब भी मतलब 6 के पावर 1 रखेंगे यानी 6, 6 के पावर 2 रखेंगे यानी 36, 6 के पावर 3 रखेंगे यानी 216, यानी इस प्रकार अगर हम रखेंगे तो कहीं पर भी मतलब कितनों संख्या रखने पर हमारा क्या जीरो अंत होगा जीरो से। तो हम बता दें कि यहाँ पर क्या होता है इसका रूल कि जब भी 6 के पावर n के रूप में जीरो पूछा जाए तो वो जीव जो भी हमारा जो गुना करके आए, मैंने 6 के पावर 6 मैंने 6 के पावर 2 तो 36, वो 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी 5 से कटना चाहिए, 5 से नहीं कटेगा तो हमारा जीरो पर अंत नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब भी 6 के पावर कितना भी पावर दे दिया जाए, जो उसका जो डिजिट का मतलब संख्या का जो अंत होगा वो हमारा किस पे होगा, 6 पे ही होगा। इसलिए यहाँ पर सीधे यही होता है कि 6 के पावर n के रूप में प्राकृत संख्या कभी भी जीरो नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट यही है इसका। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 13 और कह रहा है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है। ये संख्या दिया हुआ है, वो कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्याएं क्यों है उसके लिए आपको अभाज्य संख्या जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या आखिर कहते किसको हैं ये समझिए आप लोग कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने अलावा किसी और से न कटे। रूल तो इसका वही है कि एक और अपने अलावा किसी और से न काटे, यानी अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक और एक होता है, माने कि एक ही बार अभाज्य गुणनखंड होता है और उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो अभाज्य संख्या यानी एक और सिवाय अपने आप से किसी और से न काटे। और जब भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या कब होगा, तो भाज्य संख्या की किसी और से मतलब भी काटे, माने कि एक और मैंने और कोई संख्या से काटे। तो यहाँ पर आप गुना अगर कीजिएगा तो हमें जब उसको गुणनखंड करेंगे, जब इसको गुना कर दीजिएगा, जब उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह निश्चित है 13 से कटेगा, 11 से कटेगा, 7 से कटेगा, कटेगा ना। अब इसमें एक और सवाल आता है कि यहाँ पर 13 जोड़ा हुआ है, अगर 13 जोड़ते हैं तो मानते हैं 13 ये सब गुना करेंगे उससे नहीं, लेकिन 13 जोड़ देंगे तो कोई और संख्या से कटेगा, लेकिन वो कटेगा तो इसी वजह से। और इसको में भी देखेंगे वो 6 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी कटेगा ही वो एक से अधिक से। तो एक से अधिक से जब वो कटवे करेगा तो उसको कहेंगे ना कि वो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक ही सिर्फ एक ही से काटता, जैसे 7 रहता, 5 रहता, 2 रहता, सिर्फ रहता 5 और 2, तो हम कहते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर एक से तो अधिक से काट रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर ही देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन देखिए ऊपर दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे ध्यान से, लगते हैं मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस देखिए यहाँ पर सबसे इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही स्थान पर कितने समय में चले कि प्रारंभिक समय, मतलब कह रहा है कि एक ही समय में एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में कह दे मतलब जो एक ही दिशा में चले उसमें डायरेक्ट हम उसका एलसीएम निकाल देंगे, एक ही दिशा में चलेगा उसको एलसीएम निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं एक ही दिशा में कब चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सोनिया कितना चलती है, सोनिया चलती है यहाँ पर 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, और रवि को कितना लगता है, तो रवि को यहाँ पर लग जाता है कितना, तो 12 मिनट। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो बस दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो आपको निकालने आता होगा, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, तो 36।
यहाँ पर 36 मिनट मतलब मिल जाएंगे। तो हमारा 36 मिनट यहाँ पर आंसर हो गया। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। एक ही मतलब दिशा में चले तो डायरेक्ट उसका एलसीएम निकाल दीजिए आप। अगर कह देता कि विपरीत दिशा, तब फिर उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता। इसलिए एक ही दिशा है तो उसको डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, डायरेक्ट आप एलसीएम, सिर्फ एक एक पॉइंट का अगर ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन आपको बड़ा रहे या छोटा रहे, क्वेश्चन सिर्फ देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही दिशा जहां पर मिल गया डायरेक्ट बोल दीजिए, एलसीएम निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सही ढंग से अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, तो फिर से एक बार और हाथ जोड़कर विनती आपसे कि वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास, उन दोस्तों के पास पहुंचाइए जो अभी इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के, और क्लास 12th के भी छात्रों के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनका भी क्लास शायद जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। वो भी 60 क्लास उसका भी होगा, 60 दिन 60 क्लास। तो दोस्तों ये आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। और हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम 100, 150, 200 अगर स्टूडेंट्स अगर हमसे जुड़ते हैं तो मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। क्योंकि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा यूट्यूब पे अगर आप लोग देखते हैं, अगर समझते हैं, अगर पढ़ के अच्छा नंबर लाते हैं, तो हमें और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा हम पे दया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।